जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट वीडियो जो है वो मेरा देखा है, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात की। हम जो लक्ष्मीकांत की किताब है उसके चैप्टर वाइज जा रहे हैं, तो ये सेकंड चैप्टर सेकंड लेक्चर। ओके, तो इसे प्रेजेंट करूँगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेट आती है 1934। इसमें जो एम एन रॉय है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए ये वर्ड कॉइन किया। फिर क्या था, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करने लगी। उसमें जो नेहरू साहब हैं उन्होंने भी ये कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो गई नवंबर 1946 में। अब इसका कंपोजिशन क्या था, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप किताब में से पढ़ो तो इसे मैं कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई करने की। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है ये 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया के जो लोग थे वो 296 थे और प्रिंसली स्टेट के 93 थे। ओके, अब ये जो ब्रिटिश इंडिया था 296 मेंबर, ये भी बायफर्गेट हुए थे। जो 11 गवर्नर्स प्रोविंस था उसमें से 292 थे, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस उसमें से 4 प्रोविंसेस थे, उसमें से हर एक इसमें से एक एक लोग, मतलब 4 लोग, तो ऐसे 296 थे। ओके, अब इसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दोनों के लोग खड़े हो सकते थे इलेक्शन के लिए एज पर द पॉपुलेशन। ओके, अब ये इलेक्शन में सिख भी थे, मुस्लिम भी थे और जनरल लोग भी थे, मतलब सबको रिप्रेजेंटेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दिया गया था। अब इसमें क्या होता था, इसमें वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरह होती थी। जिस हिसाब से हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस इसमें अप्लाई की गई थी। अब जाहिर सी बात है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, तो अब यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है तो यहाँ भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही थे। अब अगर आप प्रिंसली स्टेट के देखो तो ये राजा कह रहे हैं कि आई हैव पावर टू नॉमिनेट, मतलब राजा जो है वो नॉमिनेट कर सकता था। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्टेड लोग भी थे जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और नॉमिनेटेड लोग भी थे। बराबर है। तो ये आप ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सिर्फ इलेक्टेड लोग नहीं थे, सिर्फ नॉमिनेटेड लोग नहीं थे, इलेक्टेड भी थे, नॉमिनेटेड भी थे, मगर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ओके, अब इलेक्शन ख़त्म हो गया। उसमें से जो कांग्रेस पार्टी है उन्हें 208 सीटें मिली, जो मुस्लिम लीग है उन्हें 73 सीटें मिली, और जो बाकी की जो बची कुची छोटी मोटी पार्टियां थी उन्हें 15 वोट मिले, 15 सीटें मिली। ओके, अब असेंबली जो है ये सारे सेक्शन को कवर करती थी। उसमें वीमेन भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, उसमें छोटे नाम भी थे, मगर क्या उसमें महात्मा गांधी ये नाम था? तो जवाब है ना। महात्मा गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। ओके, अब वर्किंग देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कैसी थी। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये फर्स्ट मीटिंग हुई इनकी दिसंबर 9 1946 को। अब इसमें जो मुस्लिम लीग है वो नारे लगा रही थी, कौन से? हमें क्या चाहिए आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, जो कि हमें अभी भी सुनने को मिलते हैं। ये नारे मुस्लिम लीग लगा रही थी, पाकिस्तान उन्हें चाहिए था इसलिए। तो इसलिए इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया। ओके, अब ये मीटिंग जो है 211 मेंबर्स ने अटेंड की थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये इलेक्ट हुए थे टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में, क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट इंसान थे, इसलिए इन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहली जो मीटिंग थी उसके लिए इलेक्ट किया गया था। बाद में फिर परमानेंट जो प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सभी को पता है, बट ये नाम जो है काफ़ी अनपॉपुलर है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये गलत है। परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मगर फर्स्ट नहीं थे, फर्स्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, अब इसमें एस सी मुखर्जी, एन वी टी कृष्णामाचारी ये वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, अब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी चीज़ें हैं, अब ये इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर यही था कि हम जो है वो सोवेन कंट्री है, हम पूरा भारत हमारा है, जो भी टेरिटरीज़ है उस वो जितनी भी बाउंड्री आती है इंडिया की वो सब हमारी है, जो हमारे साथ आना चाहते हैं प्रिंसली स्टेट वो हमारे रहेंगे। उसके बाद जो लोग हैं उन्हें पावर दी जाएगी,
माइनॉरिटीज़ जो है उन्हें सेफगार्ड दिया जाएगा। उसके बाद ये जो रिजोल्यूशन है ये प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होता है और ये 22 ऑफ जैन 1947 को अडॉप्ट किया गया। ओके, अब इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसके बारे में हम देखते हैं। अब ये जो कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूंट, अभी इंडिपेंडेंस एक्ट कब हुआ? 1947 को। उसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये सोवेरेन बॉडी बन गई, बराबर है। अब ये सोवेरेन बॉडी बन गई तो इसे दो टाइप के रोल प्ले करने पड़ते थे, एक लेजिस्लेटिव और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। अब लेजिस्लेटिव जब ये लेजिस्लेटिव मीटिंग में बैठते थे तब इनके जो प्रेसिडेंट है वो रहते थे, इसे प्रिसाइड कौन करते थे? जीवी मावलनकर। ओके, और जब ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिलते थे तब इसे प्रिसाइड कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ये भी अब बात आपको ध्यान में रखनी है कि लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल अलग अलग तरीके से मिलते थे, उनके अलग अलग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, प्रिसाइडिंग मेंबर्स थे। ओके, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, डेट्स है, जैसे नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, वो आप देख सकते हो यहाँ से देखकर आप याद रख सकते हो उसे। वो याद रखने की ज़रूरत है, वो समझाने की कोई बात नहीं है। अब क्रिटिसिज्म हुआ था काफ़ी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका क्रिटिसिज्म क्या था? नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट किया नहीं था इनको, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। उसके बाद नॉट अ सोवेरेन बॉडी। अब सोवेरेन बॉडी क्यों नहीं थी? क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ये इसे परमिशन दी थी, तो इसलिए सोवेरेन बॉडी नहीं है ऐसा कहा जाता था। और उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी साल लग गए, 2 साल लग गए इनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, 11 महीने, 2 साल 11 महीने, तो उस वजह से काफ़ी टाइम चला गया। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, ऐसा भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। उसके बाद डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, सारे के सारे जो मेंबर्स थे, मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस के ही मेंबर थे, जैसा हमने देखा था इलेक्शन में। अब मुस्लिम लीग जो है उन्होंने तो बॉयकॉट कर लिया था, उस वजह से जितने भी लोग थे वो कौन बचे थे? कांग्रेस के ही लोग बचे थे। उसके बाद डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, अब ये भी एक क्रिटिसिज्म था। अब ये एक रिलीजियस क्रिटिसिज्म है, जो भी जितने भी हिंदूज़ हैं वो उनसे डोमिनेटेड थी। अब ऑब्वियस है मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट ही कर दिया, तो अब क्या करेंगे? तो हिंदू से ही ये जो है, हिंदू से ही पूरी की पूरी डोमिनेटेड रहती थी, बराबर है। अब उसके बाद लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेटेड। अब ये जो कमेटी है ये लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेटेड रहती थी, मतलब इसमें लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे। इस वजह से क्या होता था, जो भी एक सेक्टर है वो अच्छे से तो हो रहा था जिसमें लॉयर एंड पॉलिटिशियन का काम है, मगर ऐसे भी कुछ सेक्टर थे कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ पर लॉयर एंड पॉलिटिशियन नहीं, कोई स्पेसिफिक लोग लगते थे। तो उस बारे में क्या, उसे भी इन्होंने खुद की आइडियोलॉजी के हिसाब से फ्रेम किया है। तो ये क्रिटिसिज्म जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हुआ। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो क्रिटिसिज्म है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये सारे क्रिटिसिजम्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जो सैलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के वो देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।